जय हिंद बच्चों। आपका फिर से स्वागत है अपने ही चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो बच्चों, जैसा कि आपको ये हमारे वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया होगा कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 राजा, किसान और नगर के क्वेश्चंस को, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। लेकिन इसको पढ़ाने के पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इसके पहले इसका 2 और वीडियो बनाया है, 3 वीडियो बनाए हैं, जिसमें मैंने पहले 2 वीडियो में पूरा चैप्टर को अच्छी तरह से बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है। और उसके बाद के वीडियो में मैंने इसलिए इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को ईयर वाइज जो वो पूछा गया एग्जाम में, उसको बेहतर तरीके से मैंने आपको समझा कर वीडियो को अपलोड कर दिया है। तो अगर आप ये वो वीडियो नहीं दिखा है तो फटाफट से जाइए, पहले उसको देख लीजिए। उसके बाद अगर आप इसको देखिएगा, इस वीडियो को देखिएगा तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। या फिर आप इसको देखने के बाद भी उसको देख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि जो पहले मैंने जो मैंने विवरण दिया है पहले 2 वीडियो में, उस विवरण को देख लेते हैं, उसके बाद इसको पढ़ते हैं तो आपको बेहतर तरीके से ये वीडियो समझ में आएगी। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, वीडियो में लाइक और शेयर का बटन दबा देते हैं, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, तो इससे हम थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं। बेल आइकन को इसलिए दबाइए ताकि जो मेरा नोटिफिकेशन है मेरे वीडियोस का वो आपको जल्द से जल्द मिले और आप उस वीडियो को देख के अधिक से अधिक फायदा उठा पाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए फटाफट से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो ठीक है, तो हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को लेते हैं बच्चों। जो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों वह है महाजनपद किसे कहते हैं। देखिए, मैंने अपने पहले वीडियो में बता दिया है, जनपद जो था बच्चों, जनपद का अर्थ होता था, हम लोग कह सकते हैं जिला, और महाजनपद का अर्थ होता है राज्य। ठीक है, तो ये महाजनपद क्या है हम लोग इसको देख रहे हैं। महाजनपद को समझते हैं बच्चों। तो याद रखिएगा, प्राचीन भारत में राज्यों या प्रशासनिक इकाई को महाजनपद कहा जाता था। राज्य को या प्रशासनिक इकाई को पूरे मैंने आपको बताया ना कि जनपद का मतलब हो गया बच्चों जिला और राज्य हो गया महाजनपद। तो हमारा जो प्राचीन भारत है उसमें राज्य को या किसी भी प्रशासनिक इकाई को हम लोग क्या कहते थे बच्चों, महाजनपद कहते थे। उत्तर वैदिक काल में जिन क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, महाजनपद का उदय की शुरुआत उत्तर वैदिक काल में हुई थी। उत्तर वैदिक काल में छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य बने थे। वही छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते बड़े राज्य बन गए। यानी उत्तर वैदिक काल में कुछ छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य बने थे जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक बड़े राज्य में कन्वर्ट हो गए। इन्हीं राज्यों को महाजनपद कहा गया। यानी कहने का मतलब हो गया कि राज्य को हम लोग महाजनपद के नाम से जानते हैं, यह एक प्रशासनिक इकाई थी। ठीक है बच्चों, और उत्तर वैदिक काल में छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों का गठन हुआ था, उदय हुआ था, और यही छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य एक समय पावरफुल बन गए, बड़े शक्तिशाली बन गए, और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते ये महाजनपद में बदल गए। यानी ये छोटे राज्य धीरे धीरे महाजनपद में बदले। तो कहा जाता है ना बच्चों की बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, सेम वही कार्य हुआ। छोटे छोटे राज्यों ने धीरे धीरे करके अपनी शक्ति को बढ़ाया और धीरे धीरे करके वो राज्य में कन्वर्ट हो गए। क्षेत्रीय राज्य थे, पहले वो सिर्फ लोकल एरिया में ही उनकी वैल्यू थी, लेकिन बाद में वो इतने पावरफुल बन गए कि एक महाजनपद का रूप ले लिया। और बौद्ध ग्रंथों में 16 महाजनपदों का वर्णन है बच्चों। तो समझ में आ गया कि प्राचीन भारत में राज्यों या प्रशासनिक इकाई को महाजनपद कहते थे। उत्तर वैदिक काल में जिन क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ वह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते बड़े राज्य बन गए। इन्हीं बड़े राज्यों को महाजनपद कहा गया बच्चों, ध्यान से समझिएगा। और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का वर्णन मिला है? 16 महाजनपदों का वर्णन बौद्ध ग्रंथों में हम लोगों को मिलता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था बच्चों, तो याद रखिएगा 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। कौन था बच्चों? मगध। ये भी क्वेश्चन भी आई है, पूछता है। ठीक है, तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अगले क्वेश्चन में कहा गया कि मौर्यकालीन इतिहास के 4 अभिलेखीय स्रोत को बताएं। यानी मौर्यकालीन इतिहास के
4 अभिलेखीय स्रोत को बताएं, उन स्रोतों को बताएं जिनसे हम लोग मौर्य काल के बारे में जानते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। तो मौर्यकालीन इतिहास में 4 अभिलेखीय स्रोत कौन थे बच्चों? तो पहले थे पुरातत्व। क्या थे? पुरातत्व। खुदाई से जो तत्व निकलते हैं ना बच्चों, इन्हीं को कहते हैं हम लोग पुरातत्व। खुदाई से कई प्रकार के तत्व निकलते हैं, इन तत्वों को पुरातत्व कहते हैं। और मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हमको इन्हीं से मिलती है। तो सबसे पहला चीज था पुरातत्व। मौर्य काल में खुदाई से जो भी तत्व प्राप्त हुए उसको हम लोग पुरातत्व कहते थे। और पुरातत्व हम लोगों को मौर्यकालीन इतिहास की विशेष जानकारियां देता है। क्लियर है बच्चों? दूसरा है अभिलेख। मौर्य काल के इतिहास का एक मुख्य स्रोत है अभिलेख। यानी याद रखिएगा, अभिलेख लिखने की शुरुआत राजा अशोक नहीं करवाई थी, ध्यान दीजिएगा। अभिलेख का मतलब हो गया किसी पत्थर पर, किसी शिला पर, किसी स्तंभ पर, किसी ताम्रपत्र पर अपने उपदेशों और अभिलेखों को खुदवा देना, लिखवा देना अभिलेख कहलाता था। और मौर्यकालीन इतिहास के बारे में अभिलेख हम लोगों को बहुत सारी जानकारियां देता है। ठीक है। अशोक कालीन कई अभिलेख मिले हैं, अशोक के समय के कई अभिलेख मिले हैं। जैसे शिलालेख मिला है, गुहा लेख मिला है, स्तंभ लेख मिला है। शिलालेख हो गया पत्थरों पर लिखा गया लेख, गुहा लेख हो गया गुफाओं में लिखा गया लेख, स्तंभ लेख लेख हो गया कोई पिलर बना दिया उस पर जो उपदेश लिख दिए, जो लेख लिख दिए वो स्तंभ लेख हो गया। ये सब हमको अशोक के बारे में, अशोक के इतिहास के बारे में और मौर्य काल के बारे में बताते हैं। मौर्य काल को जानने का स्रोत एक और है साहित्य स्रोत। साहित्य स्रोत मतलब हो गया किताबें, पुस्तकें जो कि उस समय लिखी गई थी। अर्थशास्त्र में इंडिका नामक किताब लिखी गई थी, जो इंडिका नामक किताब लिखी गई थी, जो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई इंडिका। और अर्थशास्त्र, यह अर्थशास्त्र लिखा गया आपको जाके चाणक्य के द्वारा। एक किताब का नाम है इंडिका, अर्थशास्त्र हो या इंडिका हो। ठीक है। इसके बाद भी कई प्रकार के बौद्ध और जैन ग्रंथ हैं जो हमें कहीं ना कहीं मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारियां देते हैं। समझे बच्चों? ध्यान दीजिएगा, कुछ बौद्ध और जैन ग्रंथ भी है जो हमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। तो कौन से साहित्यिक स्रोत है जो हमको मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी देते हैं? तो अर्थशास्त्र है, इंडिका है, अर्थशास्त्र लिखा था कौटिल्य ने, चाणक्य ने। इंडिका लिखा था मेगास्थनीज ने, जो कि यूनान के राजदूत थे और चंद्रगुप्त मौर्य के समय इंडिया आए हुए थे, उनके दरबार में आए हुए थे। उन्होंने अपनी किताब में पटना के वैभव का भी वर्णन किया है। उसके बाद कई प्रकार के बौद्ध ग्रंथ है, कई प्रकार के जैन ग्रंथ है जो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हम लोगों को देते हैं। और मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी देने में हमारा एक और स्रोत है जो कि कहते हैं स्तूप। इनका भी बहुत बड़ा रोल है। राजा अशोक के समय में इतिहास की प्रमुख जानकारी हम लोगों को स्तूपों से भी मिलती है, क्योंकि राजा अशोक ने कई स्तूप बनवाए थे। कहा जाता है कि राजा अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। इन स्तूपों के द्वारा भी हम लोगों को मौर्य काल के इतिहास के बारे में जानकारियां मिलती है। तो क्लियर हो गया बच्चों? अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, महापाषाण क्या है? महापाषाण मतलब बड़े से पत्थर, महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर। यानी महापाषाण ऐसे इस बड़े बड़े पत्थरों या शिलाओं को कहते थे जिनका प्रयोग स्तंभ, स्मारक या अन्य वस्तुओं के निर्माण में होता था। ऐसी बड़ी बड़ी शिलाएं, ऐसे बड़े बड़े पत्थर जिनका उपयोग हम लोग नहीं, मतलब राजा अशोक के समय के लोग, मौर्य काल के लोग, पुराने लोग स्तंभ बनाने में, स्मारक बनाने में या अन्य चीजों के निर्माण में करते थे, उनको कहा गया था महापाषाण। ठीक है बच्चों? अगला क्वेश्चन है अभिलेख। अभिलेख किसे कहते हैं? तो मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि बहुत सारे शासक बड़े जो थे ना, वो पत्थरों पर, ताम्रपत्र पर, तांबे के पत्र पर, पत्थरों पर, शिलाओं पर, स्तंभों पर अपने उपदेश को खुदवा देते थे, लिखवा देते थे, या किसी भी कठोर सतह पर वो अपने उपदेशों को लिखवाते थे, खुदवाते थे। इन्हीं कठोर सतहों को या उन्हीं उपदेशों को, यानी जो भी चीज वो लिखवाते थे, कभी कभी वो लोग लकड़ी का भी प्रयोग कर लेते थे। ठीक है, उनको अभिलेख कहा गया है। यानी किसी पत्थर, धातु या लकड़ी या अन्य किसी कठोर सतह पर लिखे गए लेख को अभिलेख कहते थे। चाहे वो पत्थर पर लिखा गया हो, चाहे वो किसी धातु पर लिखा गया हो, चाहे लकड़ी पर लिखा गया हो, या अन्य कठोर सतह। कठोर सतह मतलब होता पत्थर हो गया, गुफा हो गया, उन पर लिखा गया हो, उन सभी लेखों को हम कहेंगे अभिलेख। ठीक है। जैसे शिलालेख पत्थर पर लिखा गया है,
गुहा लेख गुफाओं में लिखा गया है, स्तंभ लेख स्तंभ पर लिखा गया है, और ताम्र लेख तांबे के पत्र पर लिखा गया अभिलेख है। तो ये सारी चीज आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा होगा। महापाषाण क्या है, अभिलेख किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है बच्चों, छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मौर्यकालीन स्तंभ के बारे में लिखे। छठा नंबर क्वेश्चन में कहा गया मौर्यकालीन स्तंभ के बारे में लिखे, यानी मौर्य काल में राजा अशोक या राजा अशोक के द्वारा जो भी स्तंभ का निर्माण हुआ उसके बारे में बताने बोला गया, क्योंकि स्तूप स्तंभ और अभिलेख इन तीनों का संबंध ज्यादातर राजा अशोक से ही है। तो मौर्यकालीन स्तंभ जो थे बच्चों, वह उसकी सबसे पुरानी कलाकृति में से एक है। मौर्यकालीन स्तंभ मौर्य काल के सबसे पुराने कलाकृतियों में से एक है, और इसका निर्माण राजा अशोक ने करवाया था। मौर्यकालीन स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, राजा अशोक ने। इस पर उसकी धम्म की जानकारी मिलती है। राजा अशोक ने जो धम्म फैलाया था उस धम्म की जानकारी हमको मौर्यकालीन स्तंभों पर मिलती है। यह स्तंभ धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक माना गया है, यानी राजा अशोक ने जो धर्म प्रचार किया था उसकी जानकारी हमको मिलती है मौर्यकालीन स्तंभों से। और यह स्तंभ जो था एक तरह से धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक है, धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक माना गया है मौर्यकालीन स्तंभ को। यह बुद्ध के जीवन के बारे में, बुद्ध के जीवन से घटी घटनाओं के बारे में हम लोगों को बताता है। राजा अशोक ने अपने साम्राज्य के विभिन्न भागों के मार्गों पर इनको बनवाया था। राजा अशोक उनके साम्राज्य में जितने भी मार्ग थे सभी मार्ग के किनारे उन्होंने स्तंभ को बनवाया था, ताकि लोग उस स्तंभ को पढ़ देख करके बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त कर सके। उसके बाद अपने उनके धर्म, देखिए बौद्ध धर्म अलग धर्म तो था ही बौद्ध धर्म, अशोक ने एक धर्म फैलाया था जिसमें नैतिकता, यानी जो नैतिक चीजें होती है, जो मोरल चीजें होती है, उन चीजों को उन्होंने उसमें शामिल किया था, अपने कल्चर को शामिल किया। जैसे बड़ों का सम्मान करना, गुरुजनों का सम्मान करना, बुजुर्गों की सेवा करना, पशु बलि न देना, ये सारी चीज उन्होंने अपने धर्म में शामिल किया था। उन्होंने अपने धर्म में मुख्य रूप से अहिंसा को स्थान दिया था। ठीक है बच्चा, नॉन वायलेंस को। तो उन सभी चीजों को उन्होंने अपने स्तंभों में लिखवा के अपने जो उनके मार्ग थे, जो जाने का उनका जो अपने राज्य का मार्ग था, उन सभी राज्य के मार्गों में रास्ते में उन्होंने इस तरह के स्तंभों को बनवा दिया था। इनमें से कुछ स्तंभ आज दिल्ली, प्रयागराज, रामपुरवा आदि में भी है। आज भी कुछ स्तंभ ऐसे हैं जो दिल्ली में मौजूद है, रामपुरवा में मौजूद है, और प्रयागराज जिसको हम लोग इलाहाबाद कहते हैं वहां भी मौजूद है। स्तंभों का निर्माण जो था उच्च कोटि के यंत्रों की सहायता से होता था, यानी उस समय भी टेक्निकल चीजें डेवलप थी, उस समय भी टेक्निकल चीजें डेवलप थी। कई इंजीनियर थे उस समय के, महान इंजीनियर थे जिन्होंने उच्च कोटि के यंत्रों का प्रयोग करके ऐसे ऐसे स्तंभों का निर्माण करवाया था। बड़े बड़े पहाड़ की शिलाओं को काटा गया था और इन पर पॉलिश भी करवाया गया था ताकि ये जल्दी खराब ना हो। अभिलेख लिखवाने के बाद इसको पॉलिश करवा दिया गया था ताकि वो जल्दी से खराब ना हो। तो इस प्रकार अगर आप लोग देखिएगा बच्चों तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा स्तंभ के बारे में। क्या स्तंभ, तो मौर्यकालीन स्तंभ उनकी सबसे प्रमुख कलाकृतियों में से एक है जिसका निर्माण राजा अशोक ने करवाया था। इस पर उसकी धर्म की जानकारी मिलती है। यह स्तंभ धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक माना जाता है। भगवान बुद्ध के जीवन की महान ऐतिहासिक घटनाओं का प्रतीक है इसमें। भगवान बुद्ध के जीवन की बहुत ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन है। इसे राजा अशोक ने अपने राज्य के विभिन्न भागों के मार्गों पर बनवाया था, जो मैंने आपको बताया। कुछ स्तंभ आज भी दिल्ली में, प्रयागराज में, रामपुरवा में स्थित है। स्तंभों का निर्माण उच्च कोटि के यंत्रों की सहायता से हुआ था। ठीक है, बड़ी उच्च कोटि के यंत्र थे जिससे वो स्तंभ बनाए गए थे। बड़े बड़े पहाड़ की शिलाओं को काटा गया था और इन पर पॉलिश भी करवा दिया गया था ताकि ये जल्दी खराब ना हो। ठीक है, अगला जेम्स प्रिंसेप कौन थे, तो आप लोगों को बता देते हैं। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई थी, उस कंपनी के एक पदाधिकारी थे जिन्होंने फारसी और ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने फारसी और ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। ठीक है बच्चों, हालांकि एक चीज याद रखिए, जो फारसी लिपि है ना बच्चों, फारसी लिपि को पढ़ने का श्रेय कई लोगों को है। ठीक है, कई लोगों को है। तो आप अगर चाहे तो बस इतना भी लिख सकते हो कि जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी था जिसने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। ध्यान दीजिएगा, फारसी लिपि को तो कई लोगों ने पढ़ा है, तो आप लोग इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। आप कह सकते हैं जिन्होंने
ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन 9 नंबर को ले रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि गण और संघ में क्या संबंध है। यानी गण और संघ से आप क्या समझते हैं, या फिर गण और संघ में क्या संबंध है। तो याद रखिएगा, गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए होता था। जो गण शब्द है बच्चों, उसका यूज एक लोगों के समूह के लिए होता था जिसमें कई सदस्य शामिल होते थे। तो कई सदस्यों वाले समूह के लिए गण शब्द का प्रयोग होता था। यानी अगर किसी समूह में ढेर सारे लोग शामिल हैं तो उनके संगठन को हम लोग कहते थे गण। लेकिन संघ, जो संघ शब्द बच्चों, उसका प्रयोग किसी संगठन या सभा के लिए किया जाता था। किसी संगठन या सभा के लिए हम लोग संघ शब्द का यूज करते थे। यानी गण का मतलब हो गया लोगों का समूह और संघ का मतलब हो गया सभा या संगठन। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नंबर 10 को देखते हैं। 10 नंबर जो क्वेश्चन है, उस 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि भारत में मगध साम्राज्य पर टिप्पणी लिखे। यानी मगध साम्राज्य पर टिप्पणी लिखे, मगध साम्राज्य किसे के बारे में लिखे, मगध साम्राज्य के बारे में आप क्या मुख्य बातें जानते हैं, उन सभी चीजों को आपको लिखना है। एक चीज माइंड में रखिएगा बच्चों, अगर कभी भी टिप्पणी लिखने के लिए बोले तो टिप्पणी लिखने के लिए जब भी बोले तो टिप्पणी का मतलब क्या होता है बच्चों, उसके बारे में आप जो जानते हैं उसको अपनी भाषा में बनाकर दे दीजिए जवाब, आपको नंबर मिल जाएगा। और हम तो कहेंगे आर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बातों को सुनिए, समझिए, बट उसको जवाब देने की कोशिश हमेशा अपनी भाषा में करने की कोशिश करिए। टीचर की भाषा को आप याद करके या रट करके कोई अच्छा नंबर नहीं ला पाएंगे। इसलिए बात को समझिए और उसको अपनी तरह से जवाब देने की कोशिश करिए। यही एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान भी होती है। तो मगध पर हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोगों को मालूम है कि जो हमारे देश जो इंडिया था, उस इंडिया में 16 महाजनपद थे एक समय। यानी 16 राज्य थे। महाजनपद मतलब राज्य हो गया, जनपद मतलब जिला। इसका जिक्र हम पहले भी वीडियो में कर चुके हैं। और उन 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली और समृद्ध डेवलप कौन था बच्चों, तो वो था मगध। सबसे शक्तिशाली और डेवलप मगध था। इसके दक्षिण में, इसमें जो है मगध में, जो उस समय का मगध था, उसमें आज का साउथ बिहार, पटना और गया, ये सब आते थे। दक्षिण बिहार आते थे। दक्षिण बिहार का खास करके पटना जिला और गया जिला, ये दोनों जिला मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता था। हम लोग को मालूम है आज भी पटना और गया जो है हमारे दक्षिणी बिहार में है। और दक्षिणी बिहार के ये दोनों जिला काफी बड़ा और उन्नत जिला है। ये दोनों जिला उस समय मगध के अंतर्गत था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध, ये मगध लिखा गया, मगध होगा। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। 6वीं शताब्दी आते आते मगध जो है बच्चों एक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। और इसके समृद्ध होने के कई कारण थे। क्यों ये समृद्ध क्यों है, क्योंकि इसकी जो राजधानी राजगिरी थी, वो राजगिरी जो थी बच्चों, वो 3 ओर से पहाड़ियों से घिरी थी। ठीक है, और इसी राजगिरी में आपको गंगा और सोन, ये 2 नदियां बहती थी। 3 ओर से पहाड़ियों से घिरी थी। और इस राजगिरी में एक और नदी भी था जो कि गंगा और सोन दोनों मिला के बना हुआ था। ठीक है, मुख्य रूप से गंगा थी। तो ये जो मगध है, मगध की राजधानी राजगिरी जो थी काफी सेफ थी। क्यों सेफ थी, क्योंकि 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था और गंगा और सोन इससे जुड़े हुए थे आसपास में ही। तो एक और नदी थी जिसके कारण सुरक्षा आसान था, क्योंकि पहाड़ियों से, ये जो पहाड़ी था बच्चों, ये एक तरह से राजगिरी के लिए दीवार का, बाउंड्री का काम कर रहा था। और एक तरफ नदी था, दुश्मन को अगर राजगिरी में हमला करना है तो नदी पार करना होगा। तो नदी भी अपने आप में एक बड़ा बॉर्डर का काम करता है बच्चों। आप गौर करिएगा, जनरली 2 देशों के बीच एक नदी रहती है जो बॉर्डर का काम करता है। आप भारत और बिहार और नेपाल को ही ले लीजिए। बिहार और नेपाल के बीच, बिहार और नेपाल, बंगाल और नेपाल के बीच भी नदी बहती है, इंडिया से उसको अलग करती है। तो 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा होने के कारण और यहाँ पर गंगा और सोन नदी होने के कारण यहाँ की भूमि काफी उपजाऊ थी और इसके पानी का उपयोग सिंचाई में किया जाता था। और सिंचाई में होने के कारण पैदावार भी बेहतर होती थी। पैदावार बेहतर होती थी तो मगध की आमदनी होती थी और उस कारण से भी मगध समृद्ध बन गया था। इसके अलावा एक और कारण था
जो मगध होता है बच्चों, उसके आसपास जंगल में हाथी बहुत ज्यादा था। मगध के आसपास के जंगलों में हाथी बहुत थे। अब पूछिएगा हाथी का क्या यूज था, तो हाथी का यूज सेना में किया जाता था। क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं हाथी एक बड़ा जानवर है, उस पर बैठ करके नीचे वाले जो लोग थे, सैनिक थे, उस पर हमला करना आसान हो जाता था। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऊपर से नीचे हमला करना इजी है, लेकिन नीचे से ऊपर हमला करना थोड़ा सा टफ होता है। तो हाथी पर बैठकर नीचे वाले सैनिकों पर हमला करना थोड़ा आसान हो जाता था। और मगध के जंगल में हाथी ज्यादा थे, तो हाथी के ज्यादा होने के कारण मगध में जो सेना थी, उस सेना के पास हाथी की क्वांटिटी ज्यादा हुआ करती थी, और जिसके कारण मगध जो था समृद्ध हो रहा था, मजबूत हो रहा था, सेना उसका काफी मजबूत हो रहा था। ठीक है, तो वही लिखे मगध के आसपास जंगलों में हाथियों की संख्या ज्यादा थी, जिसका उपयोग सेवा नहीं होगा बच्चों, सेना में होता था। किस में होता था? सेना में होता था। गंगा सोन नदी के किनारे होने के कारण यातायात की सुविधा अच्छी थी, क्योंकि उस समय भैया आज की तरह हवाई जहाज या बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी सड़कें या गाड़ियां नहीं थी। व्यापार का मेन साधन नदी था। नदी के द्वारा ही एक राज्य से दूसरे राज्य या एक देश से दूसरे देश जो अपना प्रोडक्ट है बेचा जाता था या फिर मंगवाया जाता था। तो नदी के तट पर होने के कारण इस क्षेत्रों में जो यातायात की सुविधा काफी डेवलप हो गई थी, जिसके कारण यहाँ व्यापार भी काफी बढ़ा था। तो ये मेरे अंदाज से आपको समझ में आ ही जाएगा क्वेश्चन कि मगध क्यों समृद्ध था। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। वो क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में लिखे। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे बच्चों, चंद्रगुप्त द्वितीय इनको विक्रमादित्य भी कहा गया, याद रखिएगा। और ये जो थे ये समुद्रगुप्त के बेटे थे। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त के बेटे थे। इनकी एक बेटी थी प्रभावती गुप्त। क्या नाम था? प्रभावती गुप्त, जिनका विवाह वाकाटक के राजा से हुआ था। और ये जो समुद्रगुप्त हो, उन्होंने भी अपने काल में जो गुप्त वंश है उसका काफी विकास किया था, गुप्त साम्राज्य को काफी डेवलप किया था, काफी तरक्की किया था। उनके युग में गुप्त वंश ने काफी डेवलप किया था और काफी समृद्ध हुआ था, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में बहुत समृद्ध हुआ था। इसीलिए समुद्रगुप्त के काल या चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भी काफी डेवलपमेंट हुआ था। तो उन दोनों के युग को हम लोग गुप्त वंश का स्वर्ण युग कहते हैं। ठीक है बच्चों, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो थे समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त जी, इनके दरबार में ना नवरत्न थे। नवरत्न आपने एक और पढ़ा होगा, अकबर के दरबार में भी नवरत्न थे। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम लोग विक्रमादित्य कहते हैं, उनके दरबार में भी नवरत्न थे, जिनमें आपको छपनक, शंकु, ठीक है, उसके बाद वरामिहिर जो खगोल शास्त्री थे, कालिदास, ठीक है, ये आर्यभट्ट, ऐसे कई महान महान जो उपलब्धियां थे वो सभी इनके दरबार में थे, जिनको नवरत्न की संज्ञा दी गई है। ठीक है बच्चों, किसकी संज्ञा दी गई है? नवरत्न की संज्ञा दी गई है। और इनके शासन काल में गुप्त साम्राज्य काफी डेवलप भी किया था। तो हम लोग उन्हीं चीजों को याद देख कर लिखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में गुप्त वंश काफी विकसित हुआ। इनके काल में गुप्त साम्राज्य में कला, साहित्य और विज्ञान को बढ़ावा मिला। उन्होंने अपने पिता समुद्रगुप्त के विस्तारवादी नीति को बरकरार रखा। समुद्रगुप्त जो थे, उन्होंने गुप्त वंश के साम्राज्य के विस्तार के लिए बहुत कुछ किया था, बहुत दूर दूर तक अपने एरिया को बढ़ाया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पिता के ही विस्तारवादी नीति को बरकरार रखा और अपने साम्राज्य को उन्होंने भी काफी दूर दराज के एरिया तक फैलाया, काफी दूर तक गुप्त वंश को फैलाया। और उन्होंने सबसे बड़ी बात क्या है, ये मिस्टेक हो गया है बच्चों, ये कुषाण होगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने यहाँ किसान लिख दिया, किसान नहीं होगा बच्चों, ये कुषाण होगा, सही कर लीजिए आप लोग, कुषाण। चंद्रगुप्त द्वितीय ने मथुरा से कुषाणों को भगाया था। कुषाण एक जाति था जिसका राज्य, वह भी काफी डेवलप थे, उनका भी भारत के एक बड़े एरिया में दबदबा था। तो उन कुषाणों को चंद्रगुप्त द्वितीय ने मथुरा से बाहर भगाया था। और इनके काल में
गुप्त साम्राज्य, इनके काल को गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग भी कहा गया है। क्यों कहा गया? कि इनके काल में कला का, साहित्य का और विज्ञान का। अब बताइए, जिनमें छप्पनक जैसे ज्योतिषाचार्य हुए, शंकु जैसे गणितज्ञ हुए, बराहमिहिर जैसे ये खगोल शास्त्री हुए, ठीक है, आर्यभट्ट जैसे खगोल शास्त्री या वैज्ञानिक जो भी कहिए वो हुए, कालिदास जैसे कवि हुए, तो भैया उनके काल में तो कला साहित्य का विकास होगा ही। तो उनके युग में कला साहित्य और विज्ञान का काफी डेवलपमेंट हुआ, काफी विकास हुआ। और इसका कारण यह था कि उनके दरबार में नवरत्न थे। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में गुप्त वंश काफी डेवलप हुआ और उन्होंने गुप्त संबंध भी चलाया था। पूछता क्वेश्चन कि गुप्त संबंध किसने चलाया था बच्चों? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम लोग विक्रमादित्य भी कहते हैं, उन्होंने गुप्त संबंध को चलाया था। ठीक है बच्चों, तो इसको सुधार करके आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। 12 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। 12 जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? 12 का पहला बोल दिया हम, 12 और 13 देखते हैं। 12 में क्या कहा है कि मौर्यकालीन कला और स्थापत्य का वर्णन करें। देखिए, कला का मतलब क्या होता है? कला में आपका चित्रकला भी आ गया, ठीक है बच्चों, कला में चित्रकला आ गया, कला में आपको मूर्ति कला आ गया, ठीक है। स्थापत्य कला भी कला के अंदर आता है, लेकिन जनरली स्थापत्य का मतलब होता है भवन निर्माण कला, जिसके अंतर्गत हम लोग मंदिरों का निर्माण, स्तूपों का निर्माण, मठों का निर्माण, इन सब चीजों को देखते हैं। मौर्य काल में अगर कला का बात कहें तो मौर्य काल की कला का सबसे मेन उदाहरण है स्तंभ और स्तूप। ये स्तंभ और स्तूप जो है मौर्य कालीन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, क्योंकि स्तंभ और स्तूप की संख्या मौर्य काल में बहुत ज्यादा बनी थी, ठीक है। उसके अलावा यक्षिणी की मूर्ति, यक्षिणी की मूर्तियां भी मौर्य काल की स्थापत्य कला का एक बेहतर नमूना है। तो मौर्य काल में कला और स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना स्तंभ और स्तूप है। तो मौर्य काल की कला और स्थापत्य का सबसे मुख्य नमूना क्या है बच्चों? स्तंभ और स्तूप। और इसके अलावा यक्षिणी की मूर्तियां भी स्थापत्य और कला का बेजोड़ नमूना है। तो मौर्य काल के स्थापत्य कला की जानकारी हमको किससे मिलती है? स्तंभों से मिलती है, स्तूपों से मिलती है, यक्षिणी की मूर्ति से मिलती है। इसके अलावा कुछ शिलालेख है, गुहालेख है, अभिलेख है, उनसे भी हमको इसकी जानकारी मिलती है। सांची में, सारनाथ में और बिहार तथा उत्तर प्रदेश के कई भागों में, या उसके अलावा देश के कई भागों में, यहाँ तक कि कश्मीर तक राजा अशोक के स्तूप के प्रमाण मिले हैं। तो याद रखिएगा, सांची जो कि आपको मध्य प्रदेश में है, सारनाथ बिहार, उत्तर प्रदेश और इसके अलावा भारत के कई हिस्सों में अशोक के स्तूप मिले हैं। और इस समय की जो मूर्ति कला बनती थी ना बच्चे, जो मूर्तियां बनाई जाती थी, उसमें गंधार शैली और मथुरा शैली, आपको मालूम होगा शैलियां तीन थी मूर्ति निर्माण की, गंधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली। तो बौद्ध काल में जो मूर्तियां मिली है मौर्य काल में, उनकी मूर्तियों में गंधार शैली और मथुरा शैली का जो है छवि देखने को मिलता है। ये दोनों शैली से उस समय मूर्तियां बनाई गई थी। राजा अशोक के द्वारा लगभग 84,000 स्तूप का निर्माण कराया गया था। इसका ही प्रमाण मिला है कि राजा अशोक ने लगभग 84,000 स्तूप बनवाए थे। हालांकि इतना स्तूप बनाना अपने आप में लोगों को लगेगा कि बड़ा बड़ा टफ काम है, और कोई अपने काल में इतना स्तूप बना कैसे सकता है? तो नहीं बच्चों, इसका प्रमाण है, बनाया गया है। राजा अशोक ने कुछ ऐसे काम किए हैं जो थोड़ा सा लगता है सोच करके असंभव काम है, ठीक है। अशोक ने कई शिलालेख और गुहालेख तथा अभिलेख का भी निर्माण करवाया है। तो ये सारे चीज बच्चों मौर्य काल की कला और स्थापत्य कला के बारे में हम लोगों को ढेरों जानकारी देता है। अब है इतिहास लेखन में अभिलेख क्या होता है, सॉरी अभिलेख का महत्व क्या है। यानी हम लोग जो इतिहास लिखते हैं, इतिहास को लिखने में अभिलेख का क्या रोल है, तो ध्यान देना। अभिलेख क्या है बच्चों? किसी कठोर सतह, चाहे पत्थर ले लीजिए, शिला ले लीजिए, स्तंभ ले लीजिए, ताम्रपत्र ले लीजिए, कोई धातु ले लीजिए, यहाँ तक कि लकड़ी भी चलता है, उन पर आप लोग जो लेख लिखवाए थे, राजा लोग ने जो लेख लिखवाया था, किसी कठोर सतह जैसे धातु हो गया, पत्थर हो गया, धातु हो गया, पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, गुफा हो गया, इन सब चीजों पर जो लेख लिखवाया गया था,
उन लेखों को कहा गया है अभिलेख। ठीक है, तो अभिलेख लेखन में, इतिहास को लिखने में अभिलेख की महत्वपूर्ण भूमिका होती है बच्चों। यह अपने काल की महत्वपूर्ण जानकारियां देता है। अभिलेख अपने काल का, अपने समय का महत्वपूर्ण जानकारी देता है। राजा के समय में जो घटनाएं घटती थी, चाहे वो युद्ध से संबंधित हो या धर्म से, सबको अभिलेख में लिखवाया जाता था। मौर्य काल में राजा के जीवन में जो भी घटनाएं घटती थी, राजा अगर धर्म का प्रचार करना है, राजा अगर कोई नियम बनाए हैं, राजा युद्ध जीते हैं, तो उन सब चीजों का वर्णन वो अभिलेखों में करवाते थे। तो राजा के समय जो भी घटनाएं घटती थी, चाहे युद्ध से संबंधित हो या धर्म से, उन सब का वो अभिलेख लिखवाते थे। और अभिलेख लेखन कला की शुरुआत राजा अशोक द्वारा की गई थी। इस चीज को ध्यान रखिएगा, अभिलेख लेखन कला का शुरुआत राजा अशोक के द्वारा की गई है। और अभिलेख का अध्ययन करके हम लोग इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अभिलेख जो है हमें इतिहास की ढेरों जानकारी प्रदान कराता है। तो अभिलेख को पढ़ के, चाहे वह गुहा लेख हो, चाहे वह शिलालेख हो, चाहे वह स्तंभ लेख हो, चाहे वह ताम्र लेख हो, इन सब चीजों को पढ़ के हम लोग उस समय के राजा के बारे में, उनके दरबार के बारे में, उनकी धर्म के नीतियों के बारे में बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और इतिहास में उन सब चीजों की जानकारी हम लोगों को आसानी से उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया है कई बार। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवनी को लिखना है, उनकी उपलब्धियों को लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य थे वो। तो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है बच्चों, और इनके जो बेटे थे बच्चों, इनके बेटे का नाम था बिंदुसार। ठीक है, जिनको अमित्र घाती भी कहा गया था, यानी दुश्मनों को मारने वाला। और इनके बेटे हुए राजा अशोक। याद रखिएगा, ये तीनों जो राजा थे, ये मौर्य वंश के बहुत प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे। और मौर्य वंश का सबसे कमजोर और अंतिम राजा था वृद्धरथ। ठीक है, वृद्धरथ सबसे अंतिम और कमजोर राजा था, और इसके बाद मौर्य वंश का समापन हो गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, या ध्यान दीजिएगा कि आपको चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ना है जो कि गुप्त वंश से है, और चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ना है जो कि मौर्य वंश के हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य बच्चों मौर्य वंश के संस्थापक थे। इन्होंने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी, नंद वंश को हरा के। किसको हरा के? नंद वंश को हरा के इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद थे, उनको हरा के उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और अभी तक कोई ऐसा इतिहास में सोर्स नहीं है, कोई स्रोत नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला जिससे चंद्रगुप्त मौर्य के बचपन के बारे में हम लोगों को जानकारी मिल सके, कि उनका बचपन कैसा था, उनके माता पिता कौन थे, इसके बारे में हमें कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बचपन के बारे में हमारे पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। कौटिल्य, जिसको हम लोग चाणक्य कहते हैं, वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के प्रमुख मंत्री थे। चाणक्य का ही दूसरा नाम कौटिल्य था, और वो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके दरबार के प्रमुख मंत्री थे। इनको चाणक्य नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा, ये इतने बड़े विद्वान थे, इसीलिए जानते हैं आज के दिन में कूटनीति को चाणक्य नीति भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय कूटनीति के जनक थे चाणक्य। चाणक्य इतने सटीक अनुमान लगाते किसी चीज का कि वह फेलवर ना ही के बराबर होता था। ठीक है बच्चों, और उन्हीं की सलाह पर चंद्रगुप्त मौर्य जो थे चाणक्य की सलाह लेकर ही हर काम करते थे। और चाणक्य की सलाह से ही उन्होंने यूनान को हराया। और यूनान को हराने के बाद यूनान के शासक निकोलस नहीं, नाम भूल रहे हम, कुछ याद आता तो बताते हम आपको। सेल्यूकस निकेटर नाम था बच्चों का, सेल्यूकस निकेटर। इस सेल्यूकस निकेटर को उन्होंने हराया था, सेल्यूकस निकेटर को हराया था। और इन्हीं के काल में सिकंदर जो था वह भारत में विजय हासिल नहीं कर सका था, इन्हीं के कारण। तो याद रखिएगा। और सेल्यूकस निकेटर यानी यूनान से संबंध को अच्छा करने के लिए उन्होंने सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना थी, हेलेना से विवाह भी
किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ताकि यूनान के साथ बेहतर संबंध स्थापित किया जा सके। यानी कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो एक महान विचारक थे, ठीक है, एक राजनीतिज्ञ थे और प्रभावशाली शासक भी थे बच्चे। यानी मौर्य वंश के संस्थापक थे। उनके पिता और माता के बारे में कोई जानकारी नहीं, ना ही उनके बचपन के बारे में जानकारी है। कौटिल्य उनके दरबार के महामंत्री थे, जिन्हें चाणक्य के नाम से जाना जाता था। उन्हीं की सलाह पर उन्होंने यूनान को हराया। यूनान के शासक निकोलस, लिख सकते हैं आप लोग, यूनान के शासक सेलुकस निकेटर की बेटी हेलेना से विवाह किया, ठीक है बच्चों। और 198 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई थी। 198 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई। और याद रखिएगा, मरने के समय उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। जीवन के अंतिम समय में उन्होंने किस धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को। तो याद रखिएगा, पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में किस धर्म को अपनाया था? तो याद रखिएगा, जैन धर्म को। उनकी उपलब्धियां, यानी उन्होंने कौन कौन से काम किए, तो ध्यान दीजिएगा। उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की, सबसे पहला और मुख्य काम। देखिए बच्चों, नंबर थोड़ा उल्टा हो गया, 14 था, मैंने 15 लिख के 16 लिख दिया, ठीक है, आप मैनेज कर लीजिएगा। सबसे पहला काम तो उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की, नंद वंश को हराया और तब जाके मौर्य वंश की स्थापना की। प्रशासन में भी काफी सुधार किया, जो स्थितियां कमजोर थी प्रशासन में उनको सुधार किया, और सुधार करके एक शक्तिशाली सेना की स्थापना की, एक मजबूत सेना की स्थापना की, ताकि विभिन्न क्षेत्रों को जीता जा सके, साम्राज्य का विस्तार किया जा सके। आप जानते हैं कि शक्तिशाली सेना रहने से राज्य काफी मजबूत होता है। उसके बाद उन्होंने अपने शासन काल में कृषि और व्यापार को भी काफी बढ़ावा दिया। और एक चीज याद रखिएगा, उन्होंने ही, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ये भी आप लिख सकते हैं, सुदर्शन झील का निर्माण किन्होंने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। उन्होंने अपना एक राज्यपाल था गुजरात का, जिनका नाम था पुष्यमित्र। उस राज्यपाल को उन्होंने सुदर्शन झील बनाने का आदेश दिया था, गुजरात के गिरनार में, ठीक है बच्चों। तो ये भी एक पॉइंट लिखा जा सकता है कि आप लिख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, ताकि सिंचाई की सुविधा बेहतर हो सके और अनाज बेहतर पैदा हो सके, ठीक है। और उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई। अपनी राजधानी क्या बनाया? पाटलिपुत्र, क्योंकि वो गंगा, सोन और पुनपुन के संगम पर था। तो इस तरह हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के जीवनी को भी समझ लिए। अब हम लोग आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हम लोगों को बताना है कि गुप्त काल की कला की मुख्य विशेषताओं को बताइए। गुप्त काल में कला का किस प्रकार डेवलप हुआ, या गुप्त काल की कला क्या थी, उनकी विशेषताओं को बताइए। तो बच्चों, मैंने बताया ना आपको पहले कि कला का मतलब होता है मूर्ति कला, स्थापत्य कला, चित्रकला, शिल्प कला, कई तरह की कलाएं होती है बच्चों। तो आप इनमें से जो जो कला जानते हैं उनके बारे में आप लोग हल्का फुल्का लिख दीजिए, नंबर मिल जाएगा। पॉइंट बार सजा के लिखिएगा तो बेहतर नंबर मिलेगा। तो मैंने उन सभी चीजों में से आपको मुख्य बातें बताने की कोशिश की है। तो गुप्त काल में जो उनका कला था वह काफी डेवलप था। जैसे मान लीजिए मूर्ति कला के बारे में पहले बताया मैंने, तो इस काल में बौद्ध धर्म की कई मूर्तियां मिली हैं। भगवान बुद्ध की कई मूर्ति आपको इस काल में मिलेगी, जो मानव आकृति का कोमल और प्राकृतिक मॉडल पेश करता है। भगवान बुद्ध की मूर्ति ऐसी बनाई गई है कि उनके चेहरे पे कोमलता दिखती है और एक नेचुरल जो स्थिति है वह स्थिति दिखाई देता है। मतलब कह सकते हैं ना, नेचुरल ब्यूटी उनके चेहरे पर दिखाई देती है। लगता है कि नहीं, प्राकृतिक सुंदरता है उनके पास। इस तरह की मूर्तियां बनाई, लगता था मूर्ति अब बोल पड़ेगी। बुद्ध की मूर्तियां शांत और स्थिर भाव में दिखाया गया है। बुद्ध की मूर्ति को देख के ही लगता है कि वो शांत भाव से और स्थिर भाव में बैठे हुए हैं। सारनाथ हुआ, मथुरा हुआ, पाटलिपुत्र हुआ, यहाँ पर गुप्त काल के मूर्तियां, ढेर सारी मूर्तियां प्राप्त हुई है। इसीलिए इन क्षेत्रों को गुप्तकालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र माना गया है। किसको? सारनाथ को, मथुरा को और पाटलिपुत्र को। अब अगर हम लोग चित्रकला के बारे में बात करें तो इस काल में चित्रकला का भी काफी विकास हुआ था बच्चों। चित्रकला इस काल की काफी उच्च शैली की थी, हाई क्वालिटी की चित्रकला थी उस समय, क्योंकि विभिन्न तरह के रंगों का प्रयोग होता था। जो नेचुरल रंग होते थे ना, जो फूलों से प्राप्त होते थे, विभिन्न प्रकार के शैवाल और कवकों से प्राप्त होते थे, इन रंगों का यूज करके उस समय की चित्रकारी की गई है, ठीक है बच्चों। और चित्रकारी भी ऐसी वैसी नहीं है,
जो आज भी वर्तमान है, उस समय की चित्रकारी आज भी वर्तमान है, जिसका एक सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है अजंता की गुफा। अजंता की गुफाओं के अंदर कई चित्रकारी आपको देखने को मिलेगी, जो उस समय की चित्रकारी का एक बेजोड़ नमूना है। ठीक है बच्चों, इसमें चित्र की अभिव्यक्ति काफी सजीव दिखती है, यानी चित्र जो दिखाया गया एकदम बिल्कुल सजीव दिखता है, चित्र की अभिव्यक्ति बिल्कुल सजीव दिखाई दे रही है। गुप्तकालीन चित्रकला का एक श्रेष्ठ उदाहरण अजंता की गुफा है, और इस काल में चित्रकला काफी विकास हुआ था। हम तो आपको पहले बता दिया था ना कि गुप्त काल में जो समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त को एक सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया, जिससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो थे संगीत के शौकीन थे, यानी संगीत कला भी डेवलप हुआ था। उसके बाद आपको उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भी कला काफी विकसित हुआ, चित्रकला हुआ, संगीत कला हुआ, कवि हुए, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको बताए थे हम कालिदास उस समय के एक महान कवि थे। तो कहने का मतलब चित्रकला भी उस समय काफी डेवलप हुआ था, और गुप्त काल में ही अजंता की गुफाओं में चित्रकारी हुई है, और जो काफी सटीक बनी है और एक सुंदर चित्रकारी का नमूना पेश करती है। अगर हम लोग स्थापत्य कला या भवन निर्माण कला के बारे में बोले, तो गुप्त काल में स्थापत्य कला का भी काफी प्रमाण मिला है। मंदिरों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता था, यानी गुप्त काल के बाद ही मंदिर जो है ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाने लगे। मंदिरों में ईंट लिखा गया बच्चों, ईंट होगा, ईंट और पत्थरों का यूज होता था, ईंट और पत्थर के मंदिर बनाया गया था। और मंदिर की बाहरी दीवार और जो चौखट होती, जो बाहरी दीवार थी और ये जो मुख्य चौखट होती थी, इस चौखट पर भी तरह तरह की आकृतियां मूर्तियों की बनी हुई थी। बाहरी दीवारों पर भी कई तरह की मूर्तियां बनी रहती थी, और चौखटों पर भी कई तरह की मूर्तियां बनी होती थी। जो घर का चौखट होता है ना, गेट का जो मेन चौखट था, इस चौखट पर भी यहाँ तरह तरह की आकृतियां और मूर्तियां बनाई गई थी। यानी कहीं ना कहीं एक चित्रकला, स्थापत्य कला और मूर्ति कला का बेजोड़ नमूना गुप्त काल में देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, दिल्ली में कुतुब मीनार के नजदीक लोह स्तंभ है। ठीक है बच्चों, और इस लोह स्तंभ पर जो शिलालेख है बच्चों, शिलालेख इस लोह स्तंभ के पास, ये शिलालेख भी गुप्त काल का है बच्चों, यानी गुप्त काल में शिलालेख भी लिखवाया गया था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं सुदर्शन झील के बारे में। सुदर्शन झील जो बच्चों, अभी तो मैं थोड़ा देर पहले ही बताया कि सुदर्शन झील जो था वह मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया था। सुदर्शन झील किसने बनाया था? उसको निर्माण करवाने वाले थे चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसका निर्माण करवाया था। ठीक है बच्चों, और इनका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। उनके एक राज्यपाल थे जिनका नाम था पुष्पगुप्त वैश्य। पुष्पगुप्त वैश्य, शायद मैंने उस समय पुष्पमित्र बोल दिया था। ठीक है, उनका नाम था गुप्त वैश्य, जो कि गुजरात के राज्यपाल थे, और चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हें ही सुदर्शन झील बनाने का जिम्मेवारी दिया था। और यह झील जो है आज भी गुजरात के गिरनार में है। गुजरात का गिरनार नामक एक जगह है, वहां आज भी सुदर्शन झील है बच्चों, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया गया था, और यह झील गुजरात के गिरनार में है। यह झील का निर्माण चंद्रगुप्त के आदेश पर उनके राज्यपाल पुष्पगुप्त वैश्य के द्वारा करवाया गया था। जो उनके राज्यपाल थे चंद्रगुप्त मौर्य के, उनके राज्यपाल का नाम था पुष्पगुप्त वैश्य। उस पुष्पगुप्त वैश्य ने आपको इनका सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। देखिए, राजा तो वहां जाके निर्माण करा नहीं पाएंगे, वो आपके बिहार पटना में है, और यहाँ से आप बोलिएगा कि गुजरात में जाके उस झील का निर्माण करवाया, तो वो संभव नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने वहां के जो राज्यपाल उन्होंने नियुक्त किया था, उस राज्यपाल को उन्होंने पैसा दिया, फंड दिया, और बोला कि आप ये झील करवाइए। जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है, वो अगर बिहार में रोड बनवाएंगे तो बिहार के मुख्यमंत्री को ना फंडिंग देंगे जी, वो खुद तो बिहार में आके रोड बनाएंगे नहीं, दिल्ली छोड़कर। तो वही कहानी है। तो याद रखिएगा, जो राज्यपाल थे पुष्पगुप्त वैश्य, उन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर। और इस झील के ना कई बार टूटने का भी प्रमाण मिला है, इसीलिए इसका बार बार मरम्मत हुआ है। तो याद रखिएगा, इस झील का कई बार मरम्मत का प्रमाण मिला है। जैसे राजा अशोक ने इसका मरम्मत कराया है, रुद्रदमन ने इसका मरम्मत कराया है, और स्कंदगुप्त ने भी इसका मरम्मत करवाया है।
कई शासकों ने, स्कंदगुप्त ने तो अपने पैसे से इसका मरम्मत करवाया था, और रुद्रदमन ने, स्कंदगुप्त ने और रुद्रदमन ने, खास करके रुद्रदमन का नाम कुछ ज्यादा फेमस है। रुद्रदमन ने अपने फंड से, मतलब रुद्रदमन ने एक बार मीटिंग की कि सुदर्शन झील का निर्माण कराना है, तो सभी लोग कहने लगे कि बेकार में उसमें ज्यादा पैसा खर्चा होगा, तो उसको आप उसका निर्माण मत कराइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं करवाऊंगा, मैं अपने फंड से करवाऊंगा। तो उन्होंने राज्य का पैसा नहीं लेके अपना जो पैसा था उससे सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था। ठीक है बच्चों, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, किन्हीं दो गुप्तकालीन मंदिरों के नाम और स्थान लिखे। यानी गुप्त काल में बना हुआ दो मंदिर का नाम लिखना है, और वह कहाँ है इसके बारे में भी लिखना है। तो पहला मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो गुप्त काल में बना है, और यह मंदिर जो है बच्चों देवगढ़ में है, और वैष्णव धर्म से संबंधित है। वैष्णव धर्म मतलब होता है, वैष्णव धर्म मतलब हो गया भगवान विष्णु से संबंधित है। और इस मंदिर में भगवान विष्णु के जो 10 अवतार है, प्रथम अवतार से लेकर 10 अवतार, जिसमें अंतिम अवतार कालकी अवतार है बच्चों, इस कालकी अवतार तक का वर्णन इसमें है, उनकी मूर्तियां इसमें है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है दशावतार मंदिर। दूसरा मंदिर आपको गुमराह में मिला है, शिव मंदिर, और यह मंदिर जो था भगवान शिव को समर्पित था। यानी ये पता चलता है इन दोनों चीजों को देख के कि गुप्त काल के राजा जो थे वो वैष्णव धर्म और शैव धर्म यानी अलवार और नैनहार दोनों को महत्व दिया करते थे। ठीक है बच्चों, ये हमारा 18वां नंबर क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं 19 क्वेश्चन बच्चों बहुत वीवीआई, हालांकि मैंने इस लेसन में जितने भी क्वेश्चन लिखा है सारा का सारा वीवीआई है, लेकिन अगर आप कवर करिएगा 19 नंबर, तो 19 नंबर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इसको आप वीवीआई की श्रेणी में लिख लीजिए। वीवीआई सब है, लेकिन 19 नंबर कुछ ज्यादा इस चीज को समझिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, अशोक के धम्म के बारे में आपको क्या समझते हैं। अशोक के धम्म, देखिए धम्म शब्द ऐसे लिखे होंगे, देखिए धम्म जो है ना बच्चों, ये संस्कृत का शब्द है जो धर्म से बना है। किससे बना है? धर्म से बना है धम्म। तो राजा अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए कुछ सिद्धांत बनाए थे। यानी राजा अशोक का मानना था कि सिर्फ पूजा पाठ करना, सिर्फ धर्म को फॉलो करना, इससे लोगों के अंदर किसी प्रकार का सुधार नहीं आएगा। अगर लोगों के अंदर सुधार लाना है तो लोगों के अंदर नैतिक यानी मोरलिटी का विकास करना होगा, नैतिकता का विकास करना होगा। जैसे मान लीजिए बड़ों का सम्मान करना, गुरुजनों का आदर करना, प्रजा की भलाई करना, गरीबों की भलाई करना, दुखियों की सेवा करना, ये सब नैतिकता है सर। आप में नैतिकता आना जरूरी है। अगर आप पढ़ लिख लिए हैं, आप घर जाते हैं अपने बाबू जी को उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, अपने माँ के साथ उल्टा पुल्टा व्यवहार कर रहे हैं, मोहल्ला में सबसे लड़ रहे हैं, किसी के साथ आप अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, हिंदू है तो मुसलमान के प्रति गलत भावना है, मुसलमान है तो हिंदू के प्रति गलत भावना है, तो इससे आपका जो है नैतिकता का विकास नहीं होगा। तो राजा अशोक का मानना था कि लोगों के अंदर मोरलिटी यानी नैतिकता आनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने अपने धर्म में कुछ नैतिक चीजों को जोड़ा था, कुछ मोरल बातों को जोड़ा था जो लोगों को फॉलो करना पड़ता था, ताकि उनके अंदर एक तरह का गुण का विकास हो सके। तो वही जो धर्म में उन्होंने अपने धर्म में जो मोरल को जोड़ दिया, तो उनका धर्म और उसी मोरलिटी मिलके जो नियम बना उसको कहा गया बौद्ध धर्म। यानी बौद्ध अशोक का धर्म, बौद्ध धर्म नहीं अशोक का धर्म। यानी राजा अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान यानी नैतिकता के विकास के लिए कुछ सिद्धांत बनाए थे। इन सिद्धांतों को अशोक का धर्म कहा गया। राजा अशोक ने प्रजा के अंदर नैतिकता के विकास के लिए जो सिद्धांत बनाए, उन सिद्धांतों को अशोक का धर्म कहा गया। और इसमें सभी धर्म जो अशोक का धर्म था, इसमें सभी धर्म का संक्षेप था। यानी जितने भी धर्म की अच्छी अच्छी बातें थी, सबको राजा अशोक ने अपने धर्म में शामिल किया था बच्चों। ठीक है, अब आते हैं अशोक के धर्म की विशेषता क्या है। तो अशोक के धर्म की विशेषता को देखिए, तो अशोक के धर्म की विशेषता निम्न है। नंबर 1 क्या है, अशोक का धर्म जो था बच्चों सार्वभौमिक धर्म था। क्यों सार्वभौमिक था? क्योंकि उन्होंने सभी धर्म के अच्छे गुणों का समावेश किया था। यानी सभी धर्म को, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म, इस्लाम तो उस समय था नहीं, बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो या वैदिक धर्म हो, इन सभी धर्मों का उन्होंने जो अच्छे गुण है, अच्छे गुणों का समावेश इस धर्म में किया है। इसीलिए इसको हम लोग सार्वभौमिक धर्म कहते हैं। यानी सभी धर्मों का एक समावेश इसको हम लोग मानते हैं। अशोक ने अपने धर्म में अहिंसा को महत्व दिया। उन्होंने हिंसा
को कोई वैल्यू नहीं दिया, अहिंसा को महत्व दिया और पशु की भी हत्या मना कर दी। यानी उन्होंने कहा दिया कि मेरे राज्य में पशु की हत्या भी नहीं होगा। पशु बलि को भी उन्होंने मना कर दिया, पशु की हत्या मना कर दी और अहिंसा पर महत्व देने लगे। अशोक का धर्म जो था सहिष्णु था। सहिष्णु का मतलब होता है सभी का सम्मान करना, सभी का आदर करना, सभी धर्मों का आदर करना, सभी लोगों का आदर करना, सभी तरह के सिद्धांतों का आदर करना सहिष्णुता कहलाता है बच्चों। और अशोक के धर्म में ये बातें थी, वह सहिष्णु थे क्योंकि वो सभी धर्मों का क्या करते थे बच्चों, आदर करते थे। अशोक ने अपने धर्म में नैतिकता को स्थान दिया था, ये भी याद रखिएगा। अशोक ने अपने धर्म में किसका स्थान दिया था, नैतिकता का स्थान दिया था। नैतिकता को बहुत ज्यादा वैल्यू दिया था। उनका मानना था कि लोगों में नैतिक मोरलिटी आना जरूरी है। जब तक लोगों में मोरल नहीं आएगा, नैतिकता वाले गुण नहीं आएंगे, लोग कितना भी धार्मिक हो जाए, हमारे समाज का उत्थान नहीं हो पाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, राजा अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या किया। तो ध्यान दीजिएगा, राजा अशोक जो थे ना, उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए काफी काम किए थे। राजा अशोक के काल में ही बौद्ध धर्म बहुत दूर तक फैला था। क्योंकि जब राजा अशोक देखिए हुआ क्या कि राजा अशोक कलिंग युद्ध लड़ रहे थे और कलिंग युद्ध में उन्होंने कई लोगों की लाशें देखी, कई लोग मरे हुए पड़े थे, कई औरत विधवाएं हो गई थी, कई औरत के बेटे मर गए थे। इन सब को देख के अशोक का हृदय पिघल गया और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। यानी कलिंग युद्ध के बाद राजा अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। कलिंग युद्ध में हुए महान रक्तपात को देखकर उनका हृदय पिघल गया, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे काम करने शुरू कर दिए। क्या किया उसको देखिए आप लोग। उन्होंने पहला काम क्या किया, वो जानते थे कि अगर भगवान बुद्ध का धर्म को डेवलप करना है तो भगवान बुद्ध का संबंध जहां से, जैसे कहाँ जन्म हुआ, कहाँ मरे, कहाँ ज्ञान प्राप्त किया, इन स्थानों को घूमना जरूरी था। सभी चीजों को उन्होंने बारीकी से समझने के लिए सबसे पहले भगवान बुद्ध से संबंधित जितनी भी जगह थी सभी का यात्रा किया। जैसे लुम्बिनी गए, जहां उनका जन्म हुआ था, गया गए जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त की थी, कपिलवस्तु गए जहां उन्होंने उपदेश दिया था। उन सभी स्थानों को वो घूमे और घूमने के बाद उन्होंने भगवान बुद्ध और बौद्ध की ढेर सारी जानकारियां प्राप्त की। फिर उन्होंने महात्मा बुद्ध से संबंधित स्थानों पर स्तूप बनवाए। भगवान बुद्ध ने महात्मा बुद्ध से संबंधित स्थानों पर क्या बनाया बच्चों, स्तूप बनाए। इस तरह के स्तूप की रचना होती थी, ऐसा स्तूप उन्होंने बनवाया। और उसके बाद शिलाओं पर, स्तंभों पर अभिलेख भी खुदवाया। शिक्षा का जो नियम था ना, उन्होंने बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी उन शिक्षाओं को उन्होंने शिलाओं पर, अभिलेखों पर खुदवाया ताकि लोग पढ़े समझे कि भगवान बुद्ध के द्वारा उपदेश जो दिया गया है वो क्या है, भगवान बुद्ध हमसे क्या करने को कहते हैं। इन सारी चीजों को राजा अशोक ने अभिलेख के रूप में शिलाओं और स्तंभों पर, यहाँ तक कि गुफाओं में भी खुदवाया था। ठीक है। और माना जाता है कि राजा अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे बच्चे। कितने स्तूप, 84,000 स्तूप बनाए थे। और 84,000 स्तूप जो बनाए थे उन स्तूपों से ढेर सारी जानकारियां लोगों को मिल रही थी। ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। किसकी नियुक्ति की थी, धर्म महामात्र। धर्म महामात्र एक पद था जिस पर स्थापित लोग विभिन्न इलाकों में घूम करके लोगों को बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षाएं देते थे, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारियां देते थे। तो उस तरह के उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बेटी संघमित्रा और बेटे महेंद्र को, अपनी बेटी संघमित्रा और बेटे महेंद्र को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। यानी बौद्ध धर्म पहले श्रीलंका में नहीं था उतना, श्रीलंका में बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय राजा अशोक के बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को है। ठीक है बच्चों। इसके अलावा उन्होंने राजा अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति कराई थी। पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति राजा अशोक ने करवाई थी। ठीक है बच्चों। आपको एक चीज बता देते हैं, बौद्ध संगति या 4 बौद्ध संगति का प्रमाण मिला है। जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी बच्चों, अच्छा सबसे पहले समझ लेते बौद्ध संगति क्यों होती थी। तो देखिए बौद्ध संगति जो थे राजा लोग या फिर बौद्ध धर्म से संबंधित लोग इसलिए कराते थे ताकि बौद्ध धर्म में अगर कोई गड़बड़ी हो रहा है या कोई तनाव हो गया है उसको कैसे कम किया जाए, या बौद्ध धर्म को दूर दराज के एरिया तक कैसे पहुंचाया जाए, इन सब चीजों की जानकारी देने के लिए
बौद्ध संगतियां कराई जाती थी। और प्रथम 4 बौद्ध संगति के प्रमाण मिले अब तक। तो प्रथम बौद्ध संगति जो है बच्चों वो हुई थी 483 ईस्वी में। ठीक है, कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी, जिसको कराया था अजात शत्रु ने। याद रखिएगा, पूछता है, अजात शत्रु ने इसको कराया था। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व हुई थी और इसको अजात शत्रु ने कराया था। इस चीज को माइंड में रखिएगा बच्चों। और कहाँ कराया था? तो राजगिरी में कराया था। प्रथम बौद्ध संगति के बारे में आपको पता चल गया। द्वितीय बौद्ध संगति जो है बच्चों, द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी 383 ईसा पूर्व यानी बीसी में, 383 बीसी में हुआ था। और इसको करवाने वाले थे काला अशोक। अशोक नहीं बच्चों, काला अशोक एक अलग राजा थे। ठीक है ना। और कहाँ कराया था? ये वैशाली में कराया था। ठीक। और तृतीय बौद्ध संगति तो आपको पता चल ही गया, राजा अशोक ने कराया था और 250 ईसा पूर्व यानी बीसी में कराया था। और कहाँ कराया था? तो पटना में कराया था। और चौथी बौद्ध संगति जो अंतिम बौद्ध संगति थी, नहीं उसके बाद भी है, बौद्ध संगति उसके बाद भी है, लेकिन चौथी तक मुख्य है। चौथी बौद्ध संगति तक मुख्य है। ठीक है, चौथी बौद्ध संगति ढेर सारी हुई है। ठीक है, लेकिन चौथी तक आपको जानना है। चौथी बौद्ध संगति जो हुई है वह कनिष्ठ ने करवाई थी। चौथी किसने करवाई थी बच्चों? चौथी करवाई थी कनिष्ठ ने। किसने करवाई थी? कनिष्ठ ने करवाई थी। और कहाँ करवाई थी? कश्मीर में एक जगह है बच्चों, कुंडल वन। कश्मीर के कुंडल वन में, कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगति कराई गई थी। इस चीज को अगर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चौथी बौद्ध संगति कब कराई गई? तो याद रखिएगा, चौथी बौद्ध संगति जो है पहली शताब्दी में हुई थी, प्रथम शताब्दी के आसपास हुई थी। मतलब एक ईस्वी से 100 ईस्वी के बीच कभी हुई थी। और ये सब ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये चारों चीज को आप लोग याद रखिएगा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। इससे क्वेश्चन आएगा ही, एक नया क्वेश्चन आएगा, माइंड में रखिएगा। ठीक है, तो राजा अशोक ने भी तृतीय बौद्ध संगति कराई ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार किया जा सके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये 2 क्वेश्चन हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपका नोटिफिकेशन, अब तक मेरा नोटिफिकेशन आसानी से पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा सके बच्चों। ठीक है, लेकिन अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में सती प्रथा के बारे में होता है। देखिए, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि सती प्रथा भारत के लिए एक अभिशाप थी। ठीक है, लेकिन सती प्रथा भारत में आज नहीं, भारत में सती प्रथा महाभारत के काल से थी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। महाभारत के काल में भी सती प्रथा थी। गुप्त काल में तो सती प्रथा थी, महाभारत के काल में भी सती प्रथा थी। सती प्रथा अब खत्म हुई है, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम लोग बात करें, एरन में एक शिलालेख मिला है बच्चों, वह शिलालेख में सती प्रथा का प्रमाण मिला है। एरन में एक ऐसा शिलालेख मिला है जिसपे पता चलता है कि सती प्रथा थी उस समय। और उसी शिलालेख में उल्लेख है कि एक सेनापति थे जिनका नाम था गोपराज। उनकी पत्नी युद्ध में अपने पति के मारे जाने के बाद सती हुई थी। यानी उसी एरन के शिलालेख से पता चलता है कि गुप्त का वंश के एक सैनिक थे जिनका नाम था गोपराज। उनकी पत्नी उनके मरने के बाद सती हो गई थी। ठीक है, यानी थी उस समय सती प्रथा, इसका प्रमाण होता है। उसके अलावा हर्ष की माता यशोमती भी अपने पति की मृत्यु के बाद 604 ईस्वी में सती हुई थी। राजा हर्ष की माँ थी यशोमती, वह भी अपने पति के मरने के बाद 604 ईस्वी में सती हुई थी। और गुप्त काल के पहले महाभारत में भी सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। कहाँ मिलता है? तो याद रखिएगा, पांडव के पिता थे पांडु। पांडव के पिता क्या थे बच्चों? पांडु थे। पांडव के पिता का नाम क्या था? पांडु था। तो उस पांडु के भी सती होने का प्रमाण, पांडु की पत्नी माद्री के भी सती होने का प्रमाण मिला है। क्या नाम था? माद्री। हालांकि कुंती भी पांडु की पत्नी थी। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो माद्री भी अपने पति पांडु के साथ सती हुई थी, इस चीज का प्रमाण मिला है। और कुंती सती नहीं हुई थी। कुंती ने पांडवों का, 5 पांडव का पालन पोषण किया। महाभारत के आदि पर्व में भी सती प्रथा का वर्णन मिलता है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि एरन का जो शिलालेख में जो गोपराज नामक सैनिक के युद्ध में मारे जाने के बाद उनके पत्नी का सती होने का प्रमाण मिला है।
और राजा हर्ष की माँ यशोमती के भी सती होने का प्रमाण मिला है, जो 604 ईस्वी में सती हुई थी। ये सिर्फ गुप्त काल का ही नहीं था, उसके पहले महाभारत काल में भी पांडु की पत्नी माद्री के सती होने का प्रमाण मिला है। ठीक है, उनकी एक और पत्नी थी कुंती। ठीक, तो पांडु के पत्नी माद्री के सती होने का प्रमाण मिला है। और उसके बाद महाभारत के आदि पर्व में भी सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। तो एक चीज फिर भी ध्यान रखिएगा, सती प्रथा ना बच्चों सभी जाति में नहीं थी। सती प्रथा उच्च जाति और ब्राह्मणों में थी। जो निम्न जाति के थे, जो बैकवर्ड कास्ट के थे, उनमें सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन, इस चैप्टर का नहीं बच्चों, इसका एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं पूरा चैप्टर का जो वीडियो है, जो क्वेश्चन है, एक बार और करके दे दूंगा। इसमें मैंने आधा ही क्वेश्चन लिखा है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी है जो मैं वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसके डर से मैंने उसे छोटा बनाया है। ठीक है, सॉरी छोटा बनाया क्या, मतलब छोटा करने के कारण मैंने कुछ क्वेश्चन छाड़ दिया है, जिसको मैं अगले वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा बच्चों। ठीक है, अगला चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य के बारे में लिखे। तो हमने इसके बारे में अभी पढ़ा कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य समुद्रगुप्त के बेटे थे। ठीक है, और गुप्त वंश के महान शासक थे। मैंने इसके बारे में अभी आपको बताया। ठीक है, वह समुद्रगुप्त के बेटे थे और गुप्त वंश के महान शासक थे। उन्हें विक्रमादित्य की भी उपाधि मिली थी और वह एक बहुत बड़े विजेता थे बच्चों। इनके काल में गुप्त वंश काफी विकास हुआ और उसने गुप्त साम्राज्य को मजबूती बनाया था, बहुत मजबूती प्रदान किया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने गुप्त वंश को बहुत मजबूती प्रदान की थी। हालांकि मजबूती तो समुद्रगुप्त के काल में ही हो गया है, इसीलिए तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि समुद्रगुप्त ने कोई युद्ध अपने जीवन में नहीं हारा था। ठीक है बच्चों, तो मजबूती तो समुद्रगुप्त ही दे दिए थे, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसको और ज्यादा डेवलप किया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा, और ज्यादा विकास किया। मतलब समुद्रगुप्त से ज्यादा क्षेत्र चंद्रगुप्त द्वितीय ने जीता था। उन्होंने मलावा, गुजरात और काठियावाड़ को भी अपने साम्राज्य में शामिल किया था। राजस्थान तक, गुजरात तक उनका साम्राज्य था। और उनकी बेटी का नाम प्रभावती गुप्त था, जिसका विवाह वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेना द्वितीय से हुआ था। और उसके बाद वाकाटकों से उनका संबंध बेहतर हो गया। ठीक है, समुद्रगुप्त ने वाकाटक शासकों के साथ मिलकर शकों को हराया था। ठीक है, यहाँ चंद्रगुप्त कर दिया बच्चे, चंद्रगुप्त। तो वाकाटक राजा के साथ मिलकर समुद्रगुप्त ने शकों को हराया था बच्चों। ठीक है, शक भारत के पश्चिमी भाग में थे, कहा रहते थे पश्चिमी भाग में रहते थे। पश्चिमी भाग से खदेड़ कर उनको बाहर किया। याद रखिएगा, एशिया ही नहीं पूरे यूरोप में शकों को हराने वाले पहले शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ही थे बच्चों। इस चीज को ध्यान रखिएगा, विक्रमादित्य थे। उसके शासनकाल में कला और साहित्य भी काफी डेवलप हुआ था और सोने के सिक्के को भी चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ने चालू किया था। ठीक है बच्चों, तो अगर इसके साथ ही मैं ये वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरा अगला वीडियो आएगा, आपको बता देते हैं कि मेरा सभी वीडियो लगभग शाम को 6 बजे के आसपास आता है, ताकि आप लोग रात को उसको बेहतर तरीके से देख सके। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन में दबा दीजिएगा, ताकि मेरा नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलता रहे और आप इसका फायदा बेहतर तरीके से उठा सके। जय हिंद, जय भारत।